पिछले चंद सालों में इसरो ने काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च किए हैं और अभी हाल ही में चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर डाला था। जहां लोग इस कामयाबी पर खुशियां मना रहे थे, वहीं इसरो ने चांद से भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। अभी इस मिशन को 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इसरो ने चांद से भी आगे बढ़ते हुए सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को भी लॉन्च कर डाला। अगर आप इसे कोई मामूली सा मिशन समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस मिशन की कामयाबी से इसरो दुनिया की तीसरी स्पेस एजेंसी बन जाएगी जिसने इंडिपेंडेंटली एक सोलर मिशन को सन के ऑर्बिट में भेजा है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोप के स्पेसक्राफ्ट ही सन के ऑर्बिट में पहुंचे हैं। लेकिन ये मिशन सूरज के करीब पहुंचकर क्या स्टडी करेगा, इसे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और सबसे अहम ये कि इसरो को इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा। तो हेलो दोस्तों, हर बार की तरह मैं हूं फातह और आइए जानते हैं इस आदित्य के बारे में। 2 सितंबर को PSLV-SR रॉकेट के जरिए इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। अब से ठीक 4 माह बाद ये ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास पॉइंट जिसे लाग्रांज L1 कहते हैं वहां पहुंचेगा और 5 सालों तक मुसलसल सन को स्टडी करता रहेगा। पॉइंट लाग्रांज की बात करें तो आसान लफ्जों में ये सूरज और ज़मीन के बीच एक खास फासला है जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी आपस में टकराकर कैंसिल हो जाती है। यानी यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट एक जगह पर टिके रहते हैं, ना सूरज की तरफ खींचते हैं ना ज़मीन की तरफ। हमारे सन के इर्द गिर्द ऐसे 5 पॉइंट्स मौजूद हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं में से एक पॉइंट L2 में मौजूद है। पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए आदित्य भी चंद्रयान-3 के प्रोसेस को ही फॉलो करेगा। लॉन्च हो जाने के बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और फिर जब ये अर्थ के सबसे करीबी पॉइंट पर पहुंचेगा यानी पेरेजी पॉइंट पर, तब उसे थ्रस्ट देकर उसके ऑर्बिट को 4-5 चक्रों में बढ़ाया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ थ्रस्ट देते वक्त ही होगा। और फिर जब आदित्य अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंचेगा तब उसके थ्रस्टर्स पूरी कैपेसिटी से इग्नाइट करेंगे और इस तरह आदित्य अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा और अपने अगले फेज द क्रूज फेज में पहुंचेगा। यहाँ भी ये मुसलसल थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता रहेगा और अपने अगले फेज तक जा पहुंचेगा जो कि हेलो ऑर्बिट इंजेक्शन फेज है। अब इस फेज में ये पॉइंट L1 के मुखालिफ समत में एक छोटा सा चक्कर काटेगा जिससे इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी और फिर फाइनली ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और 5 सालों तक सन को स्टडी करता रहेगा। अब ये सब सुनने में तो काफ़ी आसान प्रोसेस मालूम होता है, लेकिन इसे काफ़ी सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। सोलर मिशंस के फेलियर की सबसे बड़ी वजह है अनस्टेबल कम्युनिकेशन, लेकिन इसरो ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आदित्य को बनाया है तो उसे इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा लाग्रांज पॉइंट L1 जहां आदित्य जा रहा है वो पॉइंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आदित्य एक ही जगह टिका नहीं रह सकता। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इसरो ने ये निकाला कि आदित्य स्टैटिक रहने के बजाय इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमना शुरू कर देगा और इस ऑर्बिट को हमने हेलो ऑर्बिट का नाम दिया है। तो जब आदित्य इन तमाम मुश्किलात से बचकर पॉइंट L1 में पहुंचेगा तब उसका मिशन भी शुरू हो जाएगा जो है सन को स्टडी करना। लेकिन आखिर हम सूरज के मुतालिक ऐसा क्या जानना चाहते हैं जिसके लिए हमने आदित्य को उसके करीब भेजा है। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सूरज के मुतालिक बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। आदित्य अगले 5 सालों में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड को, आयोनिक पार्टिकल्स को स्टडी करेगा और सबसे अहम बात हम जानेंगे सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, जिसकी वजह से हमारे कई सारे सैटेलाइट्स नाकारा हो जाते हैं। ज़मीन पर रेडियो ब्लैकआउट का मसला पेश आता है। ये स्टॉर्म्स इतने ख़तरनाक हैं कि इनकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी टेक्नोलॉजी नाकारा हो सकती है। पिछले कुछ माह पहले एलोन मस्क की सैटेलाइट्स जो अक्सर एक कतार में गर्दिश करती हुई ज़मीन से भी देखी जाती थी, वो भी एक एक करके सोलर स्टॉर्म्स की वजह से तबाह हो गई थी। तो इस ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसानात से बचने के लिए, अपनी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए हम सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना चाहते हैं। और इसके अलावा आदित्य सूरज से जुड़ी एक कई साल पुरानी मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकता है, द कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री। बात कुछ यूँ है कि सन भी अपना एक एटमॉस्फेयर रखता है बिल्कुल ज़मीन की तरह, जिसे हम 3 तहों में यानी 3 लेयर्स में तकसीम करते हैं।
सबसे पहली लेयर है फोटोस्फेयर, जो सूरज की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके ऊपर होती है क्रोमोस्फेयर, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सबसे ऊपर यानी सूरज की आउटर लेयर है कोरोना, और इसका दर्जा हरारत पिछली दोनों लेयर से ज़्यादा 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या ये अजीब नहीं है? मतलब हमारे इल्म के मुताबिक हीटिंग सोर्स से दूर जाने पर दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, लेकिन सूरज के मामले में यही सिस्टम उल्टा हो जाता है। सबसे बाहरी लेयर का टेम्परेचर अंदर वाली दोनों लेयर से ज़्यादा है, तो इसी को हम कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि आदित्य इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा। तो ये और इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम अपने सन के मुताल्लिक जानना चाहते हैं, जिसके लिए इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है। और इसरो आगे भी ऐसे काफ़ी सारे मिशंस को लॉन्च करता रहेगा। ये और इस जैसे काफ़ी सारे मिशंस की कामयाबी इंडिया को तरक्की की नई राहों पर ले जाएगी। सोचिए, अगर साइंटिफिक रिसर्च ना होती तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप आदित्य में इंस्टॉल हुए पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे। गुड बाय।